Hello guys, today we will discuss the new text that is the viruses. तो ये आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर यूनिट फर्स्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें जो डाइवर्सिटी ऑफ द वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, इन सभी पर हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में आपको यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द वायरसेस, जो विषाणु हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वायरसेस जो कि आज जो कोलोकोली में इस वक्त जो चल रहा है कि कोरोना वायरस, तो ये भी एक वायरस का ही एक प्रकार है। तो आज हम वायरसेस के बारे में अध्ययन करेंगे और उन वायरसेस को अप टू डेट टिल टू द आज के समय तक हम देखेंगे कि वायरसेस में क्या हिस्टोलॉजिकल या हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें उससे रिलेटेड थी। फिर जो वायरसेस हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे कि जो भी उनके सामान्य लक्षण हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर को यहाँ पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं और जिसमें से आप सबको सबसे पहले वायरसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टर्म वायरसेस है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग जो है ये द वर्ड दैट इज डिनोटेड वायरसेस इज इक्वल टू वीनम। तो वीनम का मतलब क्या है कि एज ए पॉइजनस फ्लूइड। और ये टर्म्स किसने दिया बेटा? इसने ये पास्चर महोदय ने सबसे पहले वायरसेस को एज ए पॉइजनस फ्लूइड के रूप में, विषाणु के या जहरीले एक तरल पदार्थ के रूप में, ये पॉइजनस फ्लूइड के रूप में वायरसेस को जाना गया। और ये क्या थे? एज ए कॉजेटिव एजेंट। तो एक कॉजेटिव एजेंट के रूप में, कारक के रूप में इनको जाना गया। तो ये पास्चर महोदय ने सबसे पहले वायरसेस को एक पॉइजनस फ्लूइड के रूप में सबसे पहले अपने आप को ये बताया कि ये कॉजेटिव एजेंट हैं, एक वाहक हैं, ये इस तरीके से कारक हैं, किसी रोग के कारक हैं, या कह सकते हैं कि एक विषैले तरल पदार्थ के रूप में इनको जाना गया। फिर वायरसेस की हिस्ट्री तो बहुत ही एक लॉन्ग एगो ये स्टार्ट हुई है, लेकिन टिल जब से हम इसके बारे में कोई जो रिटेन अध्ययन हमको करने को मिला और उसके बारे में जब से जो वैज्ञानिक हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपना जो ओपिनियन दिया है इस वायरसेस के बारे में, उनको हम एक एक करके यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पास्चर महोदय के इस जो टर्म्स वायरसेस के लिहाज से जो बातें उन्होंने कही, हमने उसके बारे में बताया। इसके बाद हम देखते हैं एडोल्फ मेयर, एक नेक्स्ट जो वायरोलॉजिस्ट हैं, और इवानोव्स्की, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने सबसे पहले ये वायरसेस को एज ए कॉजेटिव एजेंट, जो कि एक डिजीज के रूप में, तो कॉजेटिव एजेंट के रूप में तो सबसे पहले अगर बात आती है तो आपको हमने बताया कि पास्चर महोदय ने अपना ओपिनियन दिया, लेकिन एज ए कॉजेटिव एजेंट फॉर ए डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू, एक
रोग के लिए एक पर्टिकुलर किसी डिजीज को अगर डेजिग्नेट किया गया है तो ये एडोल्फ मेयर एंड इवानोव्स्की ने अपना एक ओपिनियन दिया। रिगार्डिंग टू देयर ओपिनियन, दे हैव गिवन देयर ओपिनियन दैट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ TMV, मतलब कि ए टोबैको मोज़ेक वायरस के एक कारक के रूप में, कि मतलब कि टोबैको मोज़ेक में या टोबैको में एक मोज़ेक जो रोग होता है उसका कारक कौन है, ये सबसे पहले एडोल्फ मेयर और इवानोव्स्की ने अपना ये पहचाना, इसको जाना। ये मतलब कि TMV टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले एडोल्फ मेयर एंड इवानोव्स्की ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड किया। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन दो लाइनों में हम दोनों ही जो वैज्ञानिकों का जो ओपिनियन था उसके बारे में आपको फेमिलियर कराया। सबसे पहले हमने बताया पास्चर महोदय को और फिर हमने बाद में एडोल्फ मेयर एंड इवानोव्स्की ने किस तरीके से टोबैको मोज़ेक वायरस को बताया, इसके बारे में अध्ययन किया। बाद में और बहुत सारे जो वायरोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी ओपिनियन अनेक तरीके से और अनेक प्रिंसिपल्स एंड को हमारे सामने प्रस्तुत किया, लेकिन हम यहाँ पर सभी पर फोकस करने के लिए ये नॉट टू अलाउड रिगार्डिंग टू सिलेबस के अनुसार भी ये हम पूरी तरीके से अलाउड नहीं है। और रही बात कि ये समय के हिसाब से भी उन सब पर फोकस करना और रेलिवेंस के हिसाब से भी, इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी सभी पर फोकस करना उतना रेलिवेंस या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं पर हम फोकस करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बाद M.W. बिजरिंग, जिसको कह सकते हैं कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बैक्टीरिया पर अध्ययन किया है और बैक्टीरिया पर अध्ययन करने के बावजूद भी उन्होंने जो कुछ बातें वायरसेस के बारे में कही हैं उन बातों को यहाँ पर हम फोकस करते हैं। तो रिगार्डिंग टू द M.W. बिजरिंग, that was the bacteriologist put forward, उन्होंने एक प्रिंसिपल, एक नियम को प्रस्तुत किया एंड दैट इज द कंटेजियम वाइवम। ठीक है, उन्होंने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब कि ये जो फ्लूइड है ये इन्फेक्टियस फ्लूइड है। सबसे पहले पास्चर ने दिया क्या टर्म्स दिया बता कि पॉइजनस फ्लूइड को बताया, बैक्टीरिया को वायरस को बताया कि ये पॉइजनस फ्लूइड है, लेकिन यहाँ पर जो M.W. बिजरिंग ने ये कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब है कि ये जो फ्लूइड है ये इन्फेक्टियस है, मतलब कि इससे एक इन्फेक्शन को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वायरसेस जो हैं एक डिजीज को क्रिएट कर सकते हैं। ये कैसा, इसको सबसे पहले M.W. बिजरिंग, दैट who was the bacteriologist, not the related to the viruses, but given their great opinion regarding to the viruses के लिहाज से, वायरसेस से संबंधित बिजरिंग द्वारा ये प्रिंसिपल दिया गया और उस प्रिंसिपल का मेन मोटो ये था कि जो पॉइजनस फ्लूइड है ये कैसा है बेटा, इन्फेक्टियस है। तो तीन चीज़ें अभी तक हमारे सामने रिगार्डिंग टू द हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन चीज़ें सामने आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेनले महोदय ने अपना क्या ओपिनियन दिया है इस वायरसेस की हिस्ट्री पर। अगर फोकस डालें तो सारी चीज़ें देखिए, हिस्ट्री में सारी चीज़ों को हम किसी भी सब्जेक्ट की अगर हिस्ट्री को, अगर किसी भी जो विषय है उसके हिस्ट्री को अगर देखते हैं तो सभी चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता है। ऐसी कुछ घटनाएं जो कि रेलिवेंस हैं और कुछ ऑथेंटिसिटी रखती हैं उन्हीं पर ज़्यादातर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर स्टेनले महोदय ने उन्होंने दिया कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, जो क्रिस्टलाइजेशन करने का मतलब है कि वायरसेस that represented themselves as the non-living,
तो यहाँ पर नॉन लिविंग के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए ये उन्होंने स्टेनले महोदय ने बताया कि वो वायरसेस हैं, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये स्टेनले का अपना एक अलग ओपिनियन रहा है। और फिर यहाँ पर तो स्टेनले द्वारा जो अपना ओपिनियन दिया गया उसमें क्रिस्टलाइजेशन के रूप में जो वायरसेस को उन्होंने बताया कि एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में अपने आप को रख सकते हैं या उनको रखा जा सकता है। फिर F.W. ट्वर्ट जो 1915 में और F.D. हेरेल इन्होंने 1917 में एक ओपिनियन प्रेजेंट किया और उस ओपिनियन में सबसे ये बड़ी बात उभर के आई, दैट वाज द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा जो कि वायरस जो बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, ईट कर रहा है। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर सकता है। तो हम बैक्टीरियोफेज को यहाँ पर आप देखेंगे तो उसको अलग से हम यहाँ पर उसको स्टडी करेंगे, लेकिन ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पर जो घटना है ये F.W. ट्वर्ट एंड हेरेल, ये जब बैक्टीरियोफेज को हम स्टडी करेंगे तो हम आपको बताएंगे तो किस तरीके से बैक्टीरियोफेज में क्या क्या बातें आती हैं और क्या क्या उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं और उसके कुछ जेनेटिक मटेरियल्स हैं और किस तरीके से वो अपने जो इन्फेक्टियस मटेरियल्स हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जेनेटिक मटेरियल हैं, उनको कैसे वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, इन सब बातों को देखा जाएगा बाद में। लेकिन जो बैक्टीरियोफेज हैं, तो बैक्टीरियोफेज बेटा क्या है, दैट मीन्स द ईटर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब सच ही वायरस, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हों, बैक्टीरिया को क्या करते हों, ईट करते हों, बैक्टीरिया को अपने आप में आत्मसात कर लेते हों, तो उस तरीके के जो वायरसेस हैं उनको बैक्टीरियोफेज के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी बातें हम येट टू बी अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद लास्ट में एंड्रयू लॉफ जो एक वायरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रिंसिपल को इजाद किया, एक प्रिंसिपल रिप्रेजेंट किया, और वो प्रिंसिपल क्या था बेटा कि वायरसेस आर वायरसेस, दैट मीन्स द वायरसेस आर नथिंग बट एज इट्स बाई इट्स ओन सेल्फ, जैसे जिस रूप में है वो उनको उन्हीं रूप में पहचाना जा सकता है। उनकी आइडेंटिटी एज ए एंटिटी है, मतलब उनको एंटिटी का मतलब है ना, हम उनको एज ए एक ऑर्गेनिज्म, एज ए एंटिटी के रूप में वायरस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या वायरसेस को बाद में एज ए एंटिटी के रूप में भी जाना गया। तो ऑल इन ऑल हम फोकस करते हैं कि जो 3-4 चीज़ें हिस्ट्री में येट टू बी अभी तक देखने को मिली, उनमें सब हम अंडरलाइन कर देते हैं। एंड्रयू लॉफ को और ट्वर्ट हेरेल को, और फिर यहाँ पर स्टेनले महोदय को, और यहाँ पर एडोल्फ मेयर इवानोव्स्की एंड पास्चर, इन सभी ने अपना एक अलग ओपिनियन दिया रिगार्डिंग टू द वायरसेस की हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वायरसेस में जो भी हिस्ट्री के जो भी घटनाएं घटी उन सबको एक एक करके हमने आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो ऑल इन ऑल अगर एक जो लेटेस्ट व्यू में जो यहाँ पर डेफिनीशन एक वायरस का जो उभर करके सामने आता है, आज के परिप्रेक्ष्य में जो देखा जा रहा है कि वायरसेस को हम अगर डिफाइन करें तो वायरसेस को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेटली पैरासिटिक, मतलब वायरसेस जो हैं एक संपूर्ण रूप से, ऑब्लिगेटली का मतलब है कि जो नॉट टू बी इग्नोर्ड, मतलब कि वो पूरी तरीके से पैरासिटिक हैं, परजीवी हैं, पैरासिटिक हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इन सभी बातों को आपको फोकस करना होगा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब कि वो अपने आप में क्या कर सकते हैं, द्विगुणन कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी कॉपी बना सकते हैं। नॉन सेलुलर मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात, यही बात हम यहाँ पर देख रहे थे कि क्रिस्टलाइज
जो फॉर्म था, इसको स्टेनले ने जो दिया था वो एज ए पॉडी फॉर्म। तो यहाँ पर जो सेलुलर स्ट्रक्चर किसी भी जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनका नहीं है। ये किस रूप में है बेटा? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये कोई इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता। एंड इसेंशियली कंपोज्ड ऑफ, क्या रखते हैं, किस तरीके से इनकी पैकिंग है, किस तरीके से इनकी बनावट है, किस तरीके से कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन, जो एक प्रोटीन के रूप में है। और क्या करते हैं? सराउंडिंग, क्या चीज सराउंड करते हैं? सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड, एक मध्य में एक न्यूक्लिक एसिड है, एक एज ए जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लिक एसिड के रूप में हम जानते हैं। वो न्यूक्लिक एसिड या तो क्या है बेटा? डीएनए है या तो आरएनए है। और ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के वायरसेस को हम अध्ययन कर रहे हैं। या तो वो वायरस प्लांट वायरस है तो उसमें जिस तरीके का जेनेटिक मटेरियल होगा हम उस लिहाज से यहाँ पर उसको सेंट्रल जो कोर है उसमें हम उसको न्यूक्लिक एसिड को अध्ययन करेंगे। फिर अगर वो एनिमल वायरसेस हैं तो उसमें सेंट्रल कोर में एक अलग तरीके का न्यूक्लिक एसिड होगा। और अगर वो बैक्टीरिया का वायरसेस है तो बैक्टीरिया से रिलेटेड हैं तो उसमें जो सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड है वो अलग तरीके से अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो डिफिनीशन के लिहाज से भी आपको 2-3 चीज़ें सिर्फ देखनी है कि ऑब्लिगेटली पैरासिटिक हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो कि एक प्रोटीन द्वारा न्यूक्लिक एसिड जो सेंट्रल कोर में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है उसको सराउंड किया जाता है, उसको एक घेरे रहता है एक प्रोटीन कोट के द्वारा। तो आज के परिप्रेक्ष्य से जो डिफिनीशन वायरसेस की हुई हमने आपको यहाँ पर बताया। तो हिस्ट्री में सारी चीज़ों को हम समराइज करते हुए आपके सामने रिप्रेजेंट किए। अब हम आते हैं वायरसेस के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में, जो वायरसेस का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। तो सबसे पहली बात तो जो वायरसेस हैं अगर उनको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा जाए, डिफिनीशन को अगर स्किप किया जाए तो भी बातें एक अपने तरीके से अगर रिप्रेजेंट की जाए तो उसमें वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। क्या है बेटा? सब माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि एक स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल हैं जिनको कि माइक्रोस्कोप क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सब माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप से भी छोटा जो माइक्रोस्कोप हो, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं उससे भी छोटे माइक्रोस्कोप जो रिफाइंड माइक्रोस्कोप हैं दैट लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उनके द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। और जो कि किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जो स्टडी किया गया है। एक सिंपल वायरस पार्टिकल किस तरीके से डेजिग्नेट किया जाता है? वायरियन के द्वारा। अगर एक सिंपल वायरस पार्टिकल को हम एक टर्म्स के रूप में जानते हैं, अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसका जो टर्म्स होता है बेटा उसको क्या कहेंगे? वायरियन कहा जाता है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, हम यहाँ पर भी आपको बताए हैं। तो उसको जो सिंपल वायरस पार्टिकल्स हैं उनको वायरियन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये होते क्या हैं कि ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कोर जेनेटिक मटेरियल के रूप में, जैसा कि आपको हमने यहाँ पर डेफिनेशन में ऑलरेडी ही बताया है। तो कोर में एक न्यूक्लिक एसिड होता है और उस न्यूक्लिक एसिड को जो प्रोटीन होता है वो कवर अप किए रहता है और उसी प्रोटीन को जो कवर करने का जो आकार है उसी आकार के हिसाब से जो शेप एंड साइज जो वायरसेस के होते हैं वो अलग अलग वायरसेस के अलग अलग शेप एंड साइज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो टोटल जो वायरसेस के जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो 65% आपका ए प्रोटीनेशियस पार्ट 62-65% होता है और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है
वो किसी वायरस का दैट एज लाइक द जेनेटिक मटेरियल और द न्यूक्लिक एसिड और द समथिंग टू अप्रॉक्सीमेटली टू 30 to 35%। तो इस तरीके से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सब जो हमने बताया कि ये सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं और उनका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा स्टडी किया जाता है। सबसे बड़ी बात कि अगर साइज की बात करते हैं तो साइज की वायरसेस आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो सबसे जो स्मॉल साइज है उसका रेंज कितना है बेटा? तो 20 to 350 nm नैनोमीटर। तो 20 से 350 नैनोमीटर तक इनका रेंज होता है साइज के हिसाब से। और जो अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो कुछ एग्जाम्पल जैसे लाइक द टोबैको टर्निप येलो मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो टर्निप येलो मोज़ेक वायरस उसका जो साइज है वो 28 nm है। और जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये कह सकते हैं कि ये एक लार्जेस्ट या लार्ज वायरस है और जिसकी साइज है 70.5 into 300 nm। मतलब कि ये हाइट एंड ब्रीथ दोनों को यहाँ पे दिया गया है। और इस लिहाज से पूरी तरीके से आपका जो टोबैको मोज़ेक वायरस है जो टोबैको में पाया जाता है ये डिजीज, जिसको कि सबसे पहले किसने बताया था बेटा? अगर हिस्ट्री के लिहाज से तो एडोल्फ मेयर एंड इवानोव्स्की, उन्होंने सबसे पहले TMV को में जो पॉजिटिव एजेंट हैं उनको वायरसेस के रूप में रिप्रेजेंट किया, वायरसेस के रूप में रिकग्नाइज किया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने दोनों एग्जाम्पल्स दे दिए हैं और जो रेंजेस हैं हमने उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताया। फिर अब हम आते हैं इसके न्यूक्लिक एसिड जो कोर पार्टिकल्स हैं, वायरसेस के जो कोर पार्टिकल्स हैं हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो वायरसेस क्या है बेटा? ओनली वन न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड वायरस में पाया जाएगा, वो आइदर DNA होगा या RNA होगा। DNA RNA से आप तो परिचित होंगे, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आपको आगे के जो फिजियोलॉजी का जो क्लास होगा उसमें आपको इन सब का शेप या इस तरीके का जो स्ट्रक्चर्स हैं DNA RNA को कैसे होते हैं इनके बारे में भी आपको जो सेकेंड ईयर का क्लास है उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस फर्स्ट ईयर में आपको इतना ही जानना है। अब जो इनके जो स्पेक्ट्रम्स हैं कि जो प्लांट वायरसेस हैं और एनिमल वायरसेस हैं और बैक्टीरियल वायरसेस हैं, इन सभी को हम देखेंगे कि सब में किस तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। तो प्लांट वायरसेस में सभी प्लांट वायरसेस आर द SS दैट मीन्स द सिंगल स्टैंडर्ड RNA। मतलब सब में RNA ही पाया जाएगा। अगर हम किसी भी प्लांट डिजीज की बात करते हैं, आइदर द टोबैको मोज़ेक वायरस और द येलो vein of the windy or the turnip yellow mosaic virus, any viral disease regarding to the plant that are having the genetic material is the single stranded RNA। सिर्फ उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA ही पाया जाएगा। अगर हम एनिमल वायरस की बात करते हैं तो एनिमल वायरस में क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड, दोनों ही संभव हैं। ये डिपेंड करता है कि वायरस किस तरीके से या किस एनिमल में या किस तरीके का डिजीज है क्रिएट कर रहा है, उस पे ये जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड डिपेंड करता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है बेटा और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है RNA, एंड सबसे लास्ट की डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है। तो एनिमल में ये तीनों ही तरीके के जेनेटिक मटेरियल संभव हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बैक्टीरियल वायरसेस हैं। तो ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, बैक्टीरिया को ईट करते हैं, इन सभी वायरसेस को ये जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर एक सामान्य वे में हम देखते हैं
तो जो जेनेटिक मटेरियल है दैट आर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सर्कुलर डीएनए है। और किसी जो बैक्टीरिया है उनमें, जो बैक्टीरियल वायरस हैं उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और द आरएनए भी संभव है। तो इस तरीके से बैक्टीरियल वायरसेस में ज़्यादातर जो केसेस हैं, कॉमन केसेस में आपको बैक्टीरिया में ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल है। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएंगे वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो आइदर द सर्कुलर्स आप राइट डाउन करें या फिर आप उसको स्किप कर दीजिए, डबल स्टैंडर्ड या तीनों को आपको अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ, अब हम बात करते हैं प्रोटीन कोड की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन कोड में सबसे बड़ी बात है कि इट इज आल्सो, जो प्रोटीन कोड है इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कैप्सिड के रूप में जाना जाता है। और ये जो कैप्सिड है किस यूनिट से मिलकर के बना है, जिसे हम कहते हैं कैप्सोमर, जो कई कैप्सोमर मिलकर के कैप्सिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को जरा ध्यान दीजिएगा। जो प्रोटीन कोट है, जो किसी वायरस का बाह्य आवरण है, वो उसका नाम क्या है बेटा, उसको कैप्सिड कहते हैं। और उस कैप्सिड का या जिस यूनिट से ये कैप्सिड बना हुआ है, जिस इकाई से ये कैप्सिड का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, कैप्सोमर्स। बहुत सारे कैप्सोमर्स मिलकर के कैप्सिड का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वायरसेस में जो प्रोटीन कोड है वो अलग अलग तरीके से इनका शेप है। पहला है हेलिकल। तो जो हेलिकल शेप है इसमें क्या होता है कि दीज आर द सिलिंड्रिकल और रॉड लाइक, एकदम रॉड लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है, सिलिंड्रिकल या रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सिलिंड्रिकल और रॉड लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड इज स्टैंड क्वाइल्ड। ये सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड जो है एक स्प्रिंग लाइक एक क्वाइलिंग होती है, उसके आउटर साइड में एक प्रोटीन कोड उसको सराउंड किए रहते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोटीन कोड्स या इस तरीके के जो वायरसेस के शेप हैं वो हेलिकल वायरसेस के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, हेलिकल वायरस। और दूसरी बात, अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल को हम इसको न्यूकैसल वायरस, मम्प्स वायरस एंड द TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, इस तरीके से इन 3 एग्जाम्पल्स को आपको जानना होगा। हेलिकल में आपको तीनों एग्जाम्पल हम PDF में आपको प्रोवाइड किए हैं, आपको यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं। पहला है न्यूकैसल वायरस, मम्प्स वायरस एंड द TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो हेलिकल में तीनों, जिसमें इस सेंट्रल कोर में एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के आउटर कवरिंग पर एक रॉड लाइक प्रोटीन कोट पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन कोट की अदर टाइप की, तो उसका अगला है ये पॉलीहेड्रल। तो पॉलीहेड्रल वो जो वायरस हैं उसमें जो न्यूक्लिक एसिड जो पैक्ड होता है एक अननोन मैनर में, इर्रेगुलर मैनर में, ये प्रोटीन कोड्स, ये न्यूक्लिक एसिड हैं, पैक्ड होते हैं और विद इन ए हॉलो पॉलीहेड्रल हेड, एक पॉलीहेड्रल हेड है। इस तरीके का पॉलीहेड्रल आप देखिए, ये हेड आपको देखने को मिल जाएगा, ये पॉलीहेड्रल है। हेलिकल को हमने बताया था कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें इस तरीके से स्प्रिंग लाइक जो प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन यहाँ पर पॉलीहेड्रल में आपको इस तरीके का आपको आउटर कवरिंग देखने को मिल जाए। ये प्रोटीन की कोट है, प्रोटीन कोट से बने हुए हैं। तो ये पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें मल्टीफेसेस हैं और ये
मल्टीफेसेस के अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड इर्रेगुलर मैनर में अरेंज हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये जो अगर इनको दो भागों में देखा जा सकता है, जो क्लासिफाइड जो हेड के आधार पर पॉलीहेड्रल हेड के आधार पर इनको टेट्रा ऑक्टा और आइकोसाहेड्रल भी कई नामों से, अगर 4 ही अगर हेड्स हैं इस तरीके से तो टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल अगर 8 हैं, अगर आइकोसाहेड्रल मतलब कि आमने सामने सभी क्या हैं एज इक्वल हैं। तो जेनेटिक मटेरियल्स के इरेगुलर मैनर में अरेंज होने के बाद उनके जो आउटर जो प्रोटीन कोट है, जो आउटर कवरिंग है, उसके बेस पर वायरसेस को अनेक या विभिन्न प्रकार के शेप में हम उनको जान सकते हैं या इनको क्लासिफाइड या वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम चलते हैं कि वायरसेस के कुछ शेप को हम बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे और इसके बाद हम फिर उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, वायरसेस के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम फिर इसको फिर आगे चलते हैं। After the completion of the history and general characteristics of the viruses, now we will discuss about the shape and size of the some viruses here. तो साइज एंड शेप दोनों के बारे में यहाँ पर अध्ययन। तो जो बैक्टीरियल वायरसेस हैं तो ज़्यादातर जो कॉमन उनकी जो साइज है वो 200 एंगस्ट्रॉम के आसपास हैं और ये राउंडेड शेप या सर्कुलर शेप आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर सर्कुलर शेप ये पाए जाते हैं ये वायरसेस। और बैक्टीरियल वायरसेस के बाद हम दूसरे वायरस पोलियो वायरस, इससे भी आप फेमिलियर होंगे। तो पोलियो वायरस का जो शेप है वो भी कैसा है बेटा? सर्कुलर ही है। कैसा है? सर्कुलर। तो पोलियो वायरस भी सर्कुलर है और फिर इसका जो शेप है ये सर्कुलर है और साइज 300 एंगस्ट्रॉम। कितना है साइज? 300 एंगस्ट्रॉम। और अब रॉड शेप या सिलिंड्रिकल शेप आपको टोबैको मोज़ेक वायरस को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिसका जो रेंज है वो 3000 एंगस्ट्रॉम ये लेंथ है, ये 3000 एंगस्ट्रॉम। और शेप कैसा है? शेप हमने बताया कि सिलिंड्रिकल और द रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। और फिर ये हर्पिस वायरस जो 1500 एंगस्ट्रॉम और 1500 एंगस्ट्रॉम इसका साइज है और शेप ये पॉलीहेड्रल है और जो सेंट्रल कोर में पॉलीहेड्रल न्यूक्लिक एसिड को अरेंज किया गया है और आउटर कवरिंग में ये सर्कुलर एक आउटर कवरिंग आपको देखने को मिले। और अब एक जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो लगभग सभी वायरसेस में एक कॉमन फीचर या कॉमन शेप के रूप में देखा जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो भी वायरस हैं उनकी एक इन्वेलप्स होती हैं, एक आउटर इन्वेलप्स एंड एक इनर इन्वेलप्स होती है। तो ये आउटर इन्वेलप है एंड ये इनर इन्वेलप। और ये सेंट्रल कोर में न्यूक्लिक एसिड है। तो सेंटर में न्यूक्लिक एसिड है। तो एक जनरल
जो शेप है वायरस के बारे में, जो शेप जनरल वे में देखा जाता है वो यही है कि एक वायरस एक ऐसी एंटिटी है जो कि इसमें दो कवरिंग होती है, प्रोटीन कोट की दो कवरिंग है, और सेंट्रल में जो भी न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए, ये डिपेंड करता है कि किस मतलब आइदर प्लांट और एनिमल किसको इन्फेक्ट कर रहा है, उस आधार पर ये जेनेटिक मटेरियल्स होंगे। तो इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड दैट इज द जेनेटिक मटेरियल ये सेंट्रल कोर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक जनरल वे में जो इसका एक शेप होता है वो ये है आपके सामने। अब हम इसके जो क्लासिफिकेशन के रूप में इसको हम देखते हैं, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। Now we will discuss about the classification of the viruses. तो वायरसेस का जो क्लासिफिकेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इसका स्टडी किया गया है, अल्ट्रा मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडीज दोनों के द्वारा ये जो तीन जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, जैसे लॉफ, हॉर्न एंड टॉर्नियर, इन तीनों वायरोलॉजिस्ट ने एक मोस्ट एक्सेप्टेबल जो ऐसे तो जो सबसे शुरू में जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया है वो एनिमल, किस एनिमल को, जैसे कि प्लांट वायरसेस के लिए अलग ये, और एनिमल वायरसेस के लिए अलग, और जो बैक्टीरियल वायरसेस हैं उनके लिए अलग, हर तरीके से एक नाम दिया गया है। वर्टिब्रेट हैं तो वर्टिब्री वायरसेस हैं, तो ये इनवर्टिब्रेट हैं तो इनवर्टिब्रेट वायरसेस हैं। तो सबके लिए अलग अलग एक शुरू में जो वायरसेस का जो क्लासिफिकेशन के लिए जो दिया गया था वो सबसे पहले उसी बेस पर एक नामकरण उनका किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो वायरसेस का क्लासिफिकेशन है उसको इन तीनों वैज्ञानिकों द्वारा एक बेस, और बेस क्या था, किस बेस पर, जिसको कि इंटरनेशनल जो कमेटी फॉर द नॉमेनक्लेचर है 1966 में इसको एक्सेप्टेड किया गया। तो उसका एक बेस क्या रहा है, तो सबसे पहला जो बेस था उन्होंने तो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, किस बेस पे बेटा, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दूसरा बेस, ये पहला बेस रहा है कि न्यूक्लिक एसिड किस तरीके का है, ये आइदर सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए है कि आरएनए है। ये इस बेस पर सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का बेस इन तीनों ने लिया था, उसका पहला बेस क्या था बेटा, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और फिर दूसरा बेस था कि जो शेप एंड साइज, तो शेप एंड साइज के आधार पर ये बेस लिया उन्होंने। तीसरा था मोलेकुलर वेट पर, मोलिकुलर वेट ऑफ ए पर्टिकुलर वायरस, किसी भी पर्टिकुलर एक वायरस का एक बेस क्या है, उस बेस के आधार पर मोलिकुलर वेट का, उसी बेस पर उनके वजन या मोलिकुलर वेट के आधार पर उन वायरस को क्लासिफाइड किया जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ वायरस। चौथा जो उसका बेस रहा है वो है सिमेट्री ऑफ वायरसेस, ठीक है, सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब होता है कि उस सममित जो है, अगर किसी भी, जैसे कि एक इस तरीके का शेप है वायरस का, तो एक इक्वल हाफ में जिस तरीके से डिवाइड किया जाए, तो इस डिवाइडेशन को हम सिमेट्री के रूप में जानते हैं। अगर दो इक्वल हाफ प्राप्त हो रहे हैं तो सिमेट्रिकल, नहीं पा रहे हैं एसिमेट्रिकल। फिर तीसरा, ये चौथे के बाद पांचवा जो बेस था, तो नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट इन कैप्सिड, नंबर ऑफ
प्रोटीन सब यूनिट इन कैप्सिड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वायरसेस की प्रोटीन की कोट होती है उसे क्या कहा जाता है बेटा, हमने पहले ही बताया है, कैप्सिड। और एक कैप्सिड किससे मिलकर बने होते हैं, कैप्सोमर्स से। तो एक कैप्सोमर्स या जो उन सब यूनिट को कैप्सोमर नाम दिया गया है, या उनको हम प्रोटीन सब यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो कलेक्टिवली जो कैप्सिड के रूप में जाना जाता है उसका सब यूनिट पार्ट कितने नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट हैं उन बेस पर भी, मतलब कि नंबर ऑफ कैप्सोमर्स, इनको कहा जा सकता है कि प्रोटीन सब यूनिट को ही हम क्या कह सकते हैं, कैप्सोमर्स। तो कैप्सोमर्स के आधार पर भी हम जान सकते हैं कि उसको किस रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ कैप्सोमर्स किस वायरस में है। इस बेस पर भी हम क्लासिफिकेशन को क्रिएट करते हैं। फिर इनके द्वारा ही, क्या हमारे द्वारा नहीं, ये लॉफ, हॉर्न एंड टॉर्नियर, ये जो तीनों ही वायरोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो अपना ओपिनियन दिया है इस क्लासिफिकेशन के लिहाज से, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा, अभी पांचवें के बाद छठा है डायमीटर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड कॉइलिंग। तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कॉइल, जो न्यूक्लिक एसिड की जो कॉइलिंग है, जो सेंट्रल कोर में जो जेनेटिक मटेरियल है उसके डायमीटर पर भी बेसिस को बेस करके इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट किया। फिर सिम्टम्स ऑन द होस्ट, प्रेजेंस ऑफ द एनवेलप, नंबर ऑफ एनवेलप क्या है, प्रेजेंस ऑफ तो प्रेजेंस ऑफ एनवेलप, आउटर कवरिंग या जो कोट है वो नंबर ऑफ कितने कोट्स हैं, कितने कवरिंग है, कितनी सराउंडिंग्स हैं, मतलब घेरे कितने हैं। ये जैसे कि हमने बनाया था जनरल कैरेक्टर्स में, आपने देखा 2 एनवेलप थे, उन्हीं एनवेलप्स के आधार पर भी हम वायरसेस को इनके द्वारा क्लासिफाइड किया गया है। और टेम्परेचर पर इनएक्टिवेशन के आधार पर कि कौन सा वायरस कितने टेम्परेचर तक इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, उन बेसिस पर भी इनको इनके द्वारा क्लासिफिकेशन को एक बेस बनाया गया, इतने सारी चीज़ों को। और सिम्टम्स ऑफ वायरसेस ऑन होस्ट, तो होस्ट पर वायरसेस का जो सिम्टम्स हैं, किस जो उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, किस सिम्टम्स के आधार पर, तो उसके बेसिस पर ये वायरसेस को क्लासिफाइड भी किया जा सकता है कि इनके द्वारा बेसिस, ये सारी चीज़ें को सभी को एक बेस के रूप में लिया गया है। ये सब चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी। तो इन्हीं सब को बेस को मानते हुए, और एक और बेस है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन को भी एक बेस बनाया है इन्होंने। तो इन्हीं सब बेसिस पर जो वायरसेस का जो क्लासिफिकेशन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वो क्लासिफिकेशन इस तरीके से है। सबसे पहले इन्होंने जो फाइलम, जो वायरस है, उसको एक फाइलम के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइज किया और उस फाइलम का नाम दिया वायरा। तो फाइलम वायरा, VIRA, ये क्या है बेटा, फाइलम वायरा। तो इस फाइलम वायरा के अंतर्गत वायरसेस को क्लासिफाइड किया गया, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है जो कि इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर कमेटी द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया है 1966 में। तो उस आधार पे ये क्लासिफिकेशन, ये लॉफ, हॉर्न एंड टॉर्नियर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो वायरसेस के लिए इन्होंने दिया है, वो इस तरीके से है कि
फाइलम वायरा को दो भागों में डिवाइड किया है, डीऑक्सी वायरा एंड राइबो वायरा। तो डीऑक्सी वायरा मतलब वायरसेस विथ डीएनए। क्या है बेटा? डीएनए। डीऑक्सी वायरा मतलब कि इसमें डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल है। राइबो वायरा में वायरसेस किस तरीके से हैं? आरएनए। ठीक है, तो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वहाँ पर है, और यहाँ पर डीऑक्सी वायरा में आपको डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। तो अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर उस बातों को, थोड़ा सा स्पेस कम है, उसको हम इरेज कर देते हैं, सॉरी 2 सेकंड लगेगा। अब जो चीज़ें यहाँ पर, तो डीऑक्सी वायरा को 3 जो है क्लासेस में, ये क्लास है, ठीक है, इसको 3 क्लासेस में, एक क्लास, ये भी क्लास है, तो 3 क्लासेस में इसको सब डिवाइड किया गया है। पहला है डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका एंड डीऑक्सी बाइनेला। ठीक है, इन 3 क्लासेस में जो फाइलम है इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो क्लास है क्या है बेटा? उस क्लास का नाम है डीऑक्सी हेलिका। तो डीऑक्सी हेलिका में आप देखेंगे कि जो वायरसेस हैं ये शेप कैसा है इनका? हेलिकल शेप है। ठीक है, कैसा शेप है? डीएनए कंटेनिंग हेलिकल वायरसेस। ये डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल है, डीऑक्सी है, और शेप कैसा है? हेलिकल। हेलिकल वायरसेस हैं। दूसरा आप देखिए कि डीऑक्सी क्यूबिका, तो ये क्यूब शेप डीऑक्सी मतलब डीएनए कंटेनिंग वायरसेस हैं। ये भी कैसे वायरसेस हैं बेटा? डीएनए कंटेनिंग वायरसेस हैं, और ये क्यूबिक या क्यूब शेप इनका शेप है, और इनको 2 ऑर्डर्स में सब डिवाइड किया गया है। इस क्लास को दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑर्डर फर्स्ट, दैट इज द हैप्लोवायरल्स। क्या बेटा? हैप्लोवायरल्स। तो हैप्लो मीन्स कि इसमें इन्वेलप्स हैं, ठीक है, और दूसरा कि पेप्लोवायरल्स। तो ये पेप्लो भी, ये विदाउट इन्वेलप, हैप्लोवायरस एंड पेप्लोवायरस, इन्वेलप्स के आधार पर, ठीक है, ये इनको डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हैप्लोवायरस एंड इन्वेलप्स एंड विदाउट इन्वेलप्स, सॉरी ये विदाउट इन्वेलप्स हैं और ये विथ इन्वेलप्स। अब हम बात करते हैं डीऑक्सी बाइनेला, तीसरा क्लास है। तो डीऑक्सी बाइनेला में एक ही ऑर्डर है, इसको कहते हैं यूरोवायरल्स। तो इसमें ये बाइनेला शिफ्ट है, डीएनए विद द बाइनल शिफ्ट, ठीक है, कंटेनिंग द बाइनल शिफ्ट वायरस, ठीक है, और ये विदाउट इन्वेलप्स वायरस है, ठीक है। तो हैप्लो एंड पेप्लो दोनों वायरसेस की बात किए हम, और फिर यहाँ बाइनेला वायरस द विदाउट इन्वेलप्स, ये वायरस हैं, मतलब आउटर कवरिंग नहीं है और बाइनेला शेप्ड हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राइबो वायरस, मतलब कि ऐसे वायरसेस जो कि आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग है,
उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, आरएनए के रूप में है। और इनको भी दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है राइबो हेलिका एंड, जैसे कि यहाँ पे हेलिका, क्यूबिका, बाइनला 3 पार्ट में, तो इसको 2 भी भाग में डिवाइड किया गया है, राइबो हेलिका, राइबो क्यूबिका। और हेलिका को भी ये क्लास हेलिका, जो हेलिकल शेप्ड आरएनए कंटेनिंग वायरस है, ये वायरस कैसा है, आरएनए कंटेनिंग है। देखिए जेनेटिक मटेरियल कैसा है बेटा, आरएनए है। और शेप कैसा है, हेलिकल। तो हेलिकल शेप है, हेलिकल वायरस विद आरएनए कंटेनिंग। और इनको 2 सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रैप्डो वायरस और दूसरा है सैगो वायरस। ठीक है, तो रैप्डो वायरस एंड सैगो वायरस। तो रैप्डो वायरस में जो ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है रिजिडो वायरस और दूसरा है फ्लेक्सी वायरस। ठीक है, रिजिडो एंड फ्लेक्सी, ये वायरस ELES। तो रैप्डो रिजिडो वायरस, जैसा कि आप नाम ही जानते हैं कि ये वायरस बहुत ही क्या है, टफ है। तो इस टफनेस के कारण, ये रिजिडनेस के कारण ही इसको नाम दिया गया है रिजिडो वायरस। और ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, स्ट्रेचेबल है, इसलिए इसका नाम दिया गया है फ्लेक्सी वायरस। ये बेटा फ्लेक्सी वायरस। और मतलब कि जो रैप्डो वायरस हैं, इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 सब ऑर्डर्स में, रिजिडो वायरस एंड फ्लेक्सी वायरस। राइबो हेलिका जो क्लास है, ये आरएनए कंटेनिंग वायरसेस का, हेलिकल आरएनए कंटेनिंग वायरसेस। तो ये 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किए हैं, ऑर्डर फर्स्ट रैप्डो, ऑर्डर 2 सैगो वायरस। तो ऑर्डर फर्स्ट को 2 सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया बेटा। पहला है रिजिडो वायरस और दूसरा है फ्लेक्सी वायरस। तो रिजिडो वायरस रिजिडनेस, फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबल, उन्हीं के इसी तरीके से उनके जो नेचर हैं, उन्हीं के आधार पर उनको 2 सब ऑर्डर्स में यहाँ डिवाइड किया गया है। सैगो वायरस की बात करते हैं कि जो वायरसेस हैं ये क्या हैं, विथ इनवेलप। यहाँ वायरसेस विद आरएनए कंटेनिंग वायरस है और विथ इनवेलप। फिर यहाँ पर राइबो क्यूबिका, ये जो वायरस है ये है राइबो क्यूबिका। ये हेलिका था, हेलिकल शेप, एंड क्यूबिका द क्यूब शेप। ये भी 2 सब ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये 2 ऑर्डर्स हैं। तो इन ऑर्डर्स का नाम, ये ऑर्डर है, ऑर्डर फर्स्ट दैट इज द जिम्नोवायरस एंड ऑर्डर सेकेंड इज द टैगो वायरस। ये इसी क्यूबिका का ही 2 भाग है। ठीक है, इसी क्यूबिका को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑर्डर जिम्नोवायरस, दूसरा है टैगो वायरस। तो जिम्नोवायरस जैसा इसका नाम है कि जिम्नोस, दैट मीन्स द विदाउट कवरिंग। तो विदाउट इनवेलप्स हैं जिम्नोवायरस, विदाउट इनवेलप्स। और जो टैगो वायरस हैं ये विथ इनवेलप्स हैं। ठीक है, ये विथ इनवेलप्स। तो इस तरीके से इनका ये क्लासिफिकेशन किया गया रिगार्डिंग टू ये लॉ ऑफ हॉर्न टॉर्नियर सिस्टम के रूप में, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है वायरस के लिहाज से। तो ये एज ए PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये इसका क्लासिफिकेशन एक अच्छे तरीके से PDF में आपको रिप्रेजेंट किया गया है। ये तो आपको समझाने के लिहाज से हमने यहाँ पर एक खाका बनाया और उसको आपके सामने रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। और क्लासिफिकेशन के बाद अब हम इसके जो है नेचर ऑफ वायरसेस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और अगला जो टॉपिक है नेचर ऑफ वायरसेस।
यहाँ पर वायरसेस के जो क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ आपके सामने जो वायरस के नेचर हैं, उसकी प्रकृति क्या है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वायरसेस के जो नेचर हैं उसमें जो सबसे पहली बात, जो भी चीज़ें हमने अभी हिस्ट्री में जो भी वायरोलॉजिस्ट द्वारा जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड दी गई एज ए डिफिनीशन, उन सब बातों को एज ए नेचर के रूप में भी जाना जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेनले महोदय ने जो 1935 में दिया था, सक्सेसफुली कहा कि जो वायरसेस हैं इनको क्रिस्टलाइज फॉर्म में रखा जा सकता है, और इन्होंने जो सक्सेसफुली जो क्रिस्टलाइजेशन किया वो टोबैको मोज़ेक वायरस पे क्रिस्टलाइजेशन किया। तो एक क्रिस्टलाइज नेचर भी क्या है, ये वायरस का एक नेचर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि एज ए अगर इसको एक डिफिनीशन के रूप में कहा जाए तो वायरसेस आर नॉन लिविंग, एंड ये नॉन लिविंग के रूप में अपने आप को भी ये रखते हैं, एंड दे आर ट्रांसमिसिव न्यूक्लियोप्रोटीन इसके पास होता है, जो कि एक पैथोजेनिक इसमें प्रॉपर्टीज होती है, जो कि एक प्लांट या एक एनिमल से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आज के समय में भी आप कोरोना वायरस को देख ही रहे हैं कि किस तरीके से, कितनी गति से ये पर्टिकुलर जो मैन है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तेज़ी के साथ फैल रहा है, और यट टू भी अभी ये इसका कोई भी निराकरण या कोई क्योर करने का तरीका अभी तक इजाद नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से वायरसेस को आप इसके नेचर को जान ही सकते हैं कि इसका नेचर किस तरीके से एक मल्टी डायमेंशनल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले नेचर में ये क्या है कि वायरसेस आर द ग्रेनुलर शेप्स में, ये ग्रेनुलर शेप्स में शेप की बात करते हैं तो ग्रेनुलर शेप्स में होते हैं, जिसको कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसको जाना जा सकता है, ठीक है। तो वायरसेस का जो नेचर है, तो अगर इसको शेप के रूप में देखा जाए तो ये ग्रेनुलर शेप में है और उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। दूसरे चीज़ की जो मोस्ट ऑफ द वायरसेस हैं, ये क्या है बेटा कि ये कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द बैक्टीरियल फिल्टर्स, ये बैक्टीरियल फिल्टर्स द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये बैक्टीरियल फिल्टर्स से ये अलग नहीं की जा सकते, ये मतलब कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, तो इसलिए उनको उस तरीके से उनको अलग नहीं किया जा सकता। ये कि बहुत ही स्मॉल एंटिटी के रूप में अपनी आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज़ कि कैन नॉट बी ग्रोन इन द आर्टिफिशियल मीडियम, इनको एक आर्टिफिशियल मीडियम में इनको ग्रो नहीं कराया जा सकता, ये एक इनके नेचर का ही एक भाग है। दूसरी चीज़ कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम, एंड ये अगला पॉइंट है प्रोड्यूस सिम्टम्स। हाँ, अगर वायरसेस हैं और जो भी डिजीज़ ये क्रिएट करेंगे उसका सिम्टम्स जरूर सामने आएगा। तो इस तरीके से ये भी एक इनका एक नेचर ही कहा जा सकता है कि ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, सिम्टम्स। और सिम्टम्स कहाँ प्रोड्यूस करते हैं बेटा, होस्ट पर, जिस पर ये अपने आप को एंट्री कराते हैं या जिस इनका जेनेटिक मटेरियल एंट्री करता है, जहाँ पे रेप्लिकेशन करते हैं, तो ये इनका एक नेचर है। और ये एक और बात ये है कि ये इनएक्टिवेटेड, इनको इनएक्टिवेट किया जा सकता है, इनको कीमोथेरेपी या थर्मोथेरेपी द्वारा ये इनएक्टिवेट भी किए जा सकते हैं, सप्रेस भी किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इरेगुलरली ये अपने आप को डिविडन करते ही रहते हैं। ये अगला पॉइंट है फंक्शनल ऑटोनॉमी। ये अपने आप में क्या है कि स्वयं से एक अपनी कॉपी बनाते हैं और स्वयं से ही अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाते हैं। तो इस तरीके से इनकी एक ऑटोनॉमी है, ये स्वयं अपने आप में चलने वाले हैं, और जिससे कि ये इनका जेनेटिक मटेरियल ये होस्ट से फ्री रहता है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ की ये रिस्पांस टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से भी इनको ये अपने रिस्पांस को दिखाते हैं। तीसरी चीज़ कि अगर लिविंग की बात की जाए, कुछ इनकी
लिविंग प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है। तो लिविंग प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर हम देखते हैं लिविंग प्रॉपर्टीज़, तो लिविंग में पहला है कि ये रेप्लिकेट देमसेल्फ, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कराते हैं, रेप्लिकेशन, मतलब कि उसकी कॉपी बना सकते हैं, उनमें एक क्षमता पाई जाती है। तो ये कॉपी बनाने की क्षमता ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। तो इस तरीके से अगर वायरसेस भी अपनी कॉपी को बना सकते हैं, तो इस तरीके से वायरसेस को भी एक लिविंग का दर्जा दिया जा सकता है। फिर अगला है ये जो सर्टेन वायरसेस हैं उसमें इनमें म्यूटेशंस हो सकते हैं। ये म्यूटेशन की प्रॉपर्टी जो है ये एक किसी दूसरे वायरस से इनके द्वारा ये म्यूटेशंस क्रिएट किए जा सकते हैं, उत्परिवर्तन हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि एक वायरस है कि जैसे कि वायरसेस में अपने आप में म्यूटेशंस हो सकता है, जैसे कि आज कोरोना वायरस को देखा जा रहा है। कोरोना वायरस पहले क्या था कि एनिमल्स एज लाइक, तो कुछ लोगों ने बताया कि ये सर्प से, कुछ लोगों ने बताया कि ये आपके ये बैट मीन्स चमगादड़ से होकर आया। तो जो एनिमल वायरसेस हैं उनमें ये इस तरीके का परिवर्तन हुआ उनके जेनेटिक मटेरियल में कि वो अपने आप को म्यूटेट करके उसमें उत्परिवर्तन हुआ, जो कि वो जो मैन है, आदमी हैं, उनके अंदर भी ये एंट्री करके वहाँ पर भी जेनेटिक मटेरियल्स को रेप्लिकेट करा सकते हैं। तो ये एक इनकी क्या है, लिविंग प्रॉपर्टीज भी है। और क्या है कि ये एंटीजन प्रॉपर्टी को भी क्रिएट करते हैं। एंटीजन जिस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटीजन को बनाना, एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडी, उसी तरीके से ये भी एक एंटीजन को प्रोवाइड करते हैं। एंटीजन की बनाने की क्षमता या एंटीजन्स के खिलाफ लड़ने की क्षमता होती है। तो इनके खिलाफ जो भी आ रहे हैं, जैसे कि आपने जो भी वायरसेस के अगेंस्ट जो भी आपने एंटीबॉडीज बनाई, उसके खिलाफ इनके लड़ने की क्षमता होती है। एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये भी एक प्रॉपर्टी है। तीसरी चीज़ कि ये सेंसिटिव टू रेडिएशंस, तो रेडिएशंस के डिफरेंट तरीके के जो रेडिएशंस हैं, रेडियो तरंगे हैं, उनसे जिस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड होते हैं, उसी तरीके से ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही ये सेंसिटिव होते हैं रेडिएशंस द्वारा और मल्टीप्लाई इन द लिविंग होस्ट। तो लिविंग होस्ट में भी ये मल्टीपल या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो ठीक है। और अगला हम देखते हैं इन जो नॉन लिविंग, जो इनएनिमेट जो है, इनके वायरसेस के जो, ठीक है। तो इसमें नॉन लिविंग जो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी जो है, तो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा यहाँ आपके सामने देखते हैं। तो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी में सबसे पहला है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी है। और दूसरा कि दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट। अगर ये इनर्ट आउटसाइड द होस्ट, स्पेसिफिक होस्ट कह सकते हैं या होस्ट, तो होस्ट के बाहर जिस भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं किसी को,
अगर उसके बाहर ये नॉन लिविंग या एटमॉस्फेयर में हैं तो अपने आप को इनर्ट या इनएक्टिव स्टेज में अपने आप को रखे रहते हैं। तो इस तरीके से ये एक नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी इनकी देखी जा सकती है वायरसेस की। अगला जो इसकी प्रॉपर्टी है कि दे डोंट रेस्पायर, तो इसमें रेस्पिरेशन भी नहीं होता, नॉट टू रेस्पायर। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेसेस भी इनमें देखने को नहीं मिलती है। और इस तरीके से कुछ लिविंग कुछ नॉन लिविंग एंड डिवाइड ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी इसमें नहीं पाई जाती, जैसा कि ये नॉन लिविंग या इनएनिमेट जो ऑर्गेनिजम्स हैं या इनएनिमेट जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं उसी तरीके से इसमें भी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये फंक्शनल ऑटोनॉमी इसमें देखने को नहीं मिलती। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर लिविंग प्रॉपर्टीज़, कुछ नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़, और इस तरीके से इसके जो नेचर्स हैं हमने आपको बताया कि वायरसेस के नेचर क्या क्या हैं, उसके बारे में यहाँ पर हमने अध्ययन किया। तो इस तरीके से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो इसको हम आपको नोट्स में PDF में प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन आप यहाँ पर भी इसको एक नोट्स के रूप में कर सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए आज का क्लास बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो वायरसेस हैं उसके हम जो नेचर्स हैं, जैसे कि ट्रांसमिसिव नेचर या सिम्टम्स हैं, उसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे और फिर अगला क्लास। इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर द टुडेज क्लास।